सवाल बाकी जो दो थे, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल और आईटी ईटीएफ। टाटा मोटर आईटी टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल टीएमपीवी। सर टीएमपीवी तो नीचे लग रहा है, 378 तक पुल बैक मिल जाए तो बेच लीजिएगा। 320 रुपये 70 पैसे का नीचे टारगेट दिख रहा है। और आईटी बीस तो आईटी बीस लेना है आपको। हम्म, आईटी बीस निपॉन इंडिया का ये वाला ले सकते हैं। ओके, तो ये एक आईटी वीज आपके सामने, इसको आप ले सकते हैं। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल और टाइटन को लेकर आया, आपने ऑलरेडी सुन ली है। एक सवाल साईं प्रवीण साहब की तरफ से आया है। ये इन्होंने पिरामल फार्मा खरीदने की इच्छा रखी है या खरीदना चाह रहे हैं, सो क्या करना चाहिए इन्हें? सर पीपीएल फार्मा बोला आपने? पिरामल हाँ फार्मा, हाँ, पीपीएल। पीपीएल फार्मा। ये एक्यूमुलेशन जोन है सर, यहाँ से एक्यूमुलेट करके 197 के नीचे जो भी प्राइस आपको मिल रही है, ये डीप डिस्काउंटेड प्राइस है, लेके छोड़ दीजिए 2-3 साल के लिए, आपको 400 का भाव मिल जाएगा। ट्रेडिंग करने आए हैं तो बिल्कुल गलत काउंटर में है, भूल के भी मत आइए। ओके, एक बार जरा निफ्टी बैंक का चार्ट लेकर आइए डायरेक्टर साहब। करीब करीब 59,743 के आसपास निफ्टी बैंक कामकाज कर रहा है। एक का एक स्पाइक या डे हाई के आसपास ये ट्रेड करता हुआ। जैन साहब, यहां से आगे। तो देखिए, निफ्टी बैंक समझना है तो पहले निफ्टी का चार्ट 15 मिनट का देखना होगा। आप देखिए 11 बजे से लेके 12 बजे तक 15 मिनट के चार्ट पे फ्लैग पैटर्न बना था। 26,140 पे ब्रेकआउट आया था, 26,200 का 202 का हाई लगाया था। तो सिमिलर फ्लैग बैंक निफ्टी पे बन रहा है। पिछली ये चौथी कैंडल है। 10 मूविंग एवरेज कैचअप होने के बाद निफ्टी पे ब्रेकआउट आया था, तो प्रोबेबली 10 मूविंग एवरेज कैचअप होने के बाद बैंक निफ्टी पे ब्रेकआउट बनना चाहिए। और पुराना टारगेट अभी भी खुला ही हुआ है 59,866 का। नेहा जी का एक सवाल आया है, इन्होंने क्वालिटी पावर बाय कर रखा है, 15% की खरीदारी से नीचे है, क्या करना चाहिए इन्हें? क्वालिटी पावर 720 रुपए का मेजर सपोर्ट था, ये टेस्ट हो चुका है। बाइंग क्लाइमेक्स 940 पे कंफर्म हो चुका है। 740 टूटने के बाद एकदम धड़ धड़ाते हुए 430 रुपए आ जाए तो कोई सरप्राइज नहीं है। हम्म, तो 700 मतलब क्वालिटी पावर को लेकर एक राय दी गई। वैसे बहुत पुराना आईपीओ है नहीं, तो इसमें भी बहुत कुछ अदरवाइज भी इसमें देखना बाकी, फंडामेंटल तौर पर भी। जमुना ऑटो ठाकुर साहब ने लिया हुआ है, इनके पास करीब करीब 10% का प्रॉफिट है। अभी क्या करें इसमें ये? तो जमुना ऑटो में हमारे टारगेट्स अचीव हो चुके हैं, हम बाहर हैं। अब 10 मूविंग एवरेज कैचअप का वेट कर रहे हैं। 10 मूविंग एवरेज क्योंकि 3 दिन से टाइट क्लोजेज है, तो पैटर्न तो अच्छा बन रहा है। 10 मूविंग एवरेज कैचअप होने के बाद जैसे ही ब्रेकआउट देगा तो हम दोबारा बाई, मतलब थर्ड टाइम बाई देंगे। ओवरऑल 142 रुपए जाते हुए दिख रहा है, तो आई वुड सजेस्ट कि है तो थोड़ा सा होल्ड कीजिए, बट 115 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस जरूर ले लीजिएगा। हम्म, एक तांला प्लेटफॉर्म पे सवाल आया है आशु जी का। इन्होंने साहू जी का, सॉरी। इन्होंने 658 रुपए के दाम पे खरीदारी कर रखी है, प्लस बजाज हाउसिंग 101 रुपए के दाम पे खरीदारी है, क्या करें इन दोनों में? सो देखिए, तांला प्लेटफॉर्म में अगेन बाइंग क्लाइमेक्स वाला काउंटर है। 1300 पे बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है। और इसका बाइंग क्लाइमेक्स का टारगेट डिस्कस करना भी कोई मतलब नहीं है एकदम। मतलब मेरे को खुद ही अनबिलीवेबल लग रहा है। 62 रुपए का टारगेट बनता है बाइंग क्लाइमेक्स का, 1300 रुपए पे बाइंग क्लाइमेक्स है। शॉर्ट टर्म में एक ब्रेकआउट फेल हुआ है 727 पे, तो शॉर्ट टर्म के ही टारगेट आप पकड़ लीजिए 461 और 413। तो अभी 461 413 ही पकड़ के चलेंगे। और बजाज हाउसिंग? बजाज हाउसिंग फाइनेंस में अभी भी बहुत माल बिकने आना है फ्रॉम दी मैनेजमेंट। 11% का फ्लोट है, 25% पब्लिक में माल होना चाहिए। तो जब जब आपको, जैसे इंडिगो में प्रमोटर ने माल बेचा, उसके बाद इंडिगो पिटना चालू हुआ, इनमें जब जब प्रमोटर माल बेचेगा तब तक ये स्टॉक पिटेगा। तो जब तक फ्री फ्लोट पूरा 25% सेबी रूल वाला नहीं आ जाता है, स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। ओके, तो अभी जब तक पूरा फ्री फ्लोट बाजार में नहीं आता, तब तक आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। एक आशु जी का सवाल आया है, आपके फैन है, प्रशंसक हैं। अनंतराज और जेएसडब्ल्यू एनर्जी, इन दोनों में क्या यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए या वेट करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए सर। अनंतराज में सुबह एक बार देखा था, हाँ।
अनंतराज जब से टूटा है 627, 511 का, और 511 के नीचे 413। आइडियली मेरे को 413 रुपए आते हुए दिख रहा है। एक पुल बैक आनी चाहिए थी, वो भी नीचे फिजल आउट हो गई 721 पे ही। पुल बैक 796 तक आनी चाहिए थी, लेकिन ओवरहेड सप्लाई टेक ओवर हुई। 743 पे लोअर हाई बन गया है, तो अब 413 आते हुए दिख रहा है। 413 शायद टूट भी जाए, तो नहीं, काउंटर सही लग रहा है। तो दूसरा कौन सा दोनों था? अभी एक अनंत राज था और दूसरा इन्होंने जीएसडब्ल्यू एनर्जी पे नए निवेश की बात की है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी में यहाँ पे तो नहीं, लेकिन हाँ, 418 के बाद बुलिश एविडेंस मिलता है तो वहां पे ट्राई करना चाहिए, ऑन बुलिश एविडेंस ओनली। तो ये बुलिश एविडेंस जब तक ना मिले तब तक आप इसमें दूर रहिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। सयंतन दत्ता साहब का एक सवाल आया है, ये मेडिको रेमेडीज इन्होंने खरीदने की बातचीत की है। इंडिको रेमेडीज होगा सर, ये मेडिको रेमेडीज कह रहे हैं। और 54 रुपए 30 पैसे के आसपास, क्या ब्रेकआउट लेवल है इसमें? दिख रहा है क्या कहीं ब्रेकआउट? इन इंडोको रेमेडी दिख रहा है, इंडिगो रेमेडी। सर इंडोको रेमेडीज दिख रहा है वो, लेकिन वो चल रहा इंडिको, है 252 रुपए। पता नहीं सर, मेडिको रेमेडीज के नाम से इन्होंने कुछ भेजा है, क्या मेडिको रेमेडीज आप देख पा रहे हो? हाँ, मेडिको रेमेडीज है। हाँ, तो मेडिको ये रेमेडी मेडिको तीन रेमेडीज पे सौ ही सवाल नब्बे होगा रुपए एकदम। का। नहीं सर, मैं इस पे नहीं खरीदूंगा। 69 पे बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था, नीचे 35 तक आया था। केवल पुल बैक है, ओवरहेड सप्लाई कहीं भी टेक ओवर कर सकती है। मेडिको के नाम से आता है, MEDICO, मेडिको। 5450 के ऊपर ब्रेकआउट बन सकता है, 62 का टारगेट बनेगा, बट जिस लोकेशन पे है, इस लोकेशन पे ब्रेकआउट्स बहुत ज्यादा फेल होते हैं, तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा इसको। ओके, तो इसको फिलहाल अवॉइड करिए, यही एक राय आपको दी गई है। साईं प्रवीण साहब ने एक और सवाल भेजा है फेड फीना को लेकर अभी, तो क्या करना चाहिए यहाँ पर? फेडफीना रिवर्सल स्ट्रक्चर, आईपीओ बेस ब्रेकआउट आया था 120 का, टारगेट कंप्लीट किया था 152 पे। उसके बाद से कोई भी नया ट्रेड नहीं बना है, ना स्ट्रक्चर बना है, तो इसको कम से कम 3 से 4 महीना लगेगा स्ट्रक्चर बनाने में। अवॉइड कीजिए। तो अभी नहीं, अभी कुछ समय के लिए इसको आप अवॉइड करिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। एक सवाल और है अंशुल सर आपके लिए कि इन्वायरो इंफ्रा 290 रुपए के दाम पे लिया हुआ है, वहां क्या करें? एनवायरो इंफ्रा 247 का ब्रेकआउट फेल हुआ, 243 का लॉन्ग लिक्विडेशन का पहला टारगेट अचीव हुआ, 243 दूसरा हुआ, 213 तीसरा हुआ। अब गैप फिल करने 199 194 की जोन में आ रहा है, और अगर ये नहीं प्रोटेक्ट हुआ तो 187 अगला सपोर्ट है। ओके, श्रवण शाह साहब का एक सवाल है ग्रीव्स कॉटन पर। इन्होंने लिया हुआ ये शेयर करीब करीब 1000 शेयर है, 210 रुपए के दाम पर। नजरिया शॉर्ट टर्म का है, क्या करें इसमें अब? ग्रीव्स कॉटन, ग्रीव्स कॉटन सर, इसमें अभी कोई स्टॉक हमने डिस्कस किया था, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, सिमिलर पैटर्न बना हुआ है। वीकली चार्ट पे बड़ी कैंडल थी 1 सितंबर को, जिसका हाई था 234.80, लो था 198। फाइनली उस कैंडल को ब्रीच कर रहा है ऑन द डाउन साइड, तो टारगेट खुल रहा है आपका स्विंग लो ऑन द लेफ्ट, विच इज एट 166.60 रुपए। तो आपको राय दी गई है, आप उसके हिसाब से देख सकते हैं। एनसीसी को सेल करके अंबुजा लिया जा सकता है क्या? ये एक सवाल आया है, क्या करें इसमें? सर एनसीसी अब आ गया है 168 के सपोर्ट पे, अगर आपको एनसीसी सेल ही करना था तो 205 के ब्रेकडाउन पे कर लेना चाहिए था। और मेरे को याद है 205 के ब्रेकडाउन पे मल्टीपल टाइम्स मैंने कहा था, बाइंग क्लाइमेक्स के बाद पुल बैक मिल गई है, भगवान आप पे कृपा कर रहा है, निकल लीजिए। 168 और 168 टूटने के बाद 82.95 के टारगेट मिलेंगे। अब 168 आ गया है तो बाउंस बैक ड्यू है, नॉन स्टॉप गिर रहा है 5-6 हफ्ते से। एक बाउंस बैक 10 वीक मूविंग एवरेज 190 तक आ सकती है, वहां पे निकल लीजिएगा। अगले राउंड में जब भी 168 तोड़ेगा 82.95 का टारगेट खुल जाएगा। 82.95 के टारगेट्स यहाँ पे खुलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, तो आप उस हिसाब से भी स्टॉक को देखिएगा। क्वालिटी वॉल्स का एक प्राइस, क्योंकि आज वो डीमर्ज हुआ है,
तो इसका प्राइस तो भी जो आ रहा है उस प्राइस पे क्या करें, पहला। दूसरा, वारी एनर्जी 27 शेयर है आईपीओ के दाम पे, क्या एवरेज करना चाहिए? एनर्जी, वारी एनर्जी, वारी एनर्जी, नहीं सर, वारी एनर्जी में ना 3743 का ब्रेकआउट बना बल्कि फेल हुआ। 3445 नहीं प्रोटेक्ट हुआ, फिर 3116 नहीं प्रोटेक्ट हुआ। अब 2828 का अगला सपोर्ट है, मेरे को लग नहीं रहा वो भी प्रोटेक्ट होगा, हो सकता बाउंस बैक आ जाए, बट इवेंचुअली 2530 तक ही नीचे आते हुए दिख रहा है। हम्म, तो एक राय आपको दी गई है वारी एनर्जी के रेफरेंस में भी। डिक्सन में क्या करना चाहिए, ये कृष्णा जी का एक सवाल आया, हालांकि उन्होंने सवाल ऐसा लिखा कि समझ में ही नहीं आ रहा, लेकिन डिक्सन में अदरवाइज करना क्या चाहिए? डिक्सन, तो डिक्सन मेरे को याद है बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था 17,000, हाँ 442 पे। ये जो पुल बैक आपका बना था 7 अप्रैल 2025 के लो से 12,196 से, डाई डाउन 17,400 पे होना चाहिए था, बट स्मार्ट मनी ने उसके ऊपर 15 दिन सस्टेन करा के ट्रैप किया लॉन्ग्स को, और वहां से टूटना स्टार्ट हुआ है। पहला इमीडिएट सपोर्ट 13,400 पे है, दूसरा सपोर्ट 12,000 के आसपास है, बट टारगेट इसका 10,616 है, तो 10,616 आ रहा है। 10,616? जी चलिए सर। खैर, बहुत नीचे के टारगेट्स आप देख रहे हो, लेकिन ठीक है। राहुल जी का एक सवाल आया है, ये बड़े फैन हैं आपके हैं, लेकिन पता नहीं, इन्होंने यूनाइटेड ब्रिवरीज भी लिखा है, तो आइडिया नहीं आपके फैन है कि यूनाइटेड ब्रिवरीज के फैन है, लेकिन इन्होंने शेयर ले रखे हैं इसके 2,000 रुपए के दाम पे, और ये साल के लो काट रहा है नए, क्या करना चाहिए? सर यूबीएल में अभी बाइंग स्ट्रक्चर बना नहीं है, हालांकि मेजर सपोर्ट जोन 1690 के आसपास है, तो मैं बुलिश एविडेंस का वेट करूंगा। मिला तो ठीक, नहीं यूनाइटेड स्पिरिट में बुलिश एविडेंस है, मैं यूनाइटेड स्पिरिट लेना स्टार्ट कर दूंगा। यूनाइटेड स्पिरिट्स में बुलिश एविडेंस है, तो वहां पर आप, वहां कैसे बुलिश एविडेंस दिख रहा है आपको? शेयर शेयर लेना स्टार्ट कर दूंगा सर। क्या कह रहे हो आप, सुनाई यूनाइटेड नहीं पड़ा, फिर स्पिरिट से बोलना। शेयर शेयर लेना स्टार्ट करूंगा सर, यूनाइटेड स्पिरिट का। राउंडिंग बॉटम बना था 1364 पे, ट्रेडर्स का ब्रेकआउट था, 1489 का टारगेट हुआ, उसके बाद से एक्यूमुलेशन इन्वेस्टर्स की है, लेके ऑल टाइम हाई प्लस 10% एक्सटेंशन मिल जाएगा आपको। ओके। रीना परमार जी पूछ रही है कि श्नाइडर इलेक्ट्रिक 813 रुपए आ गया, क्या एवरेज करना चाहिए इसमें? दूसरा, जीएसएफसी 212 है, अभी यहां क्या करना चाहिए? स्नाइडर इलेक्ट्रिक अभी नहीं लेना है, 679 और 551, ये दो टारगेट मेरे को नीचे दिख रहे हैं। उसकी वजह ये है कि 980 का ब्रेकआउट फेल हुआ है, लॉन्ग लिक्विडेशन अभी चल रहा है। सर दूसरा स्टॉक कौन सा था? एक जीएनएफसी और जीएसएफसी, और साथ साथ दूसरा श्नाइडर इलेक्ट्रिक। जीएसएफसी दूसरा था इनका, स्नाइडर तो नीचे लग रहा है। जीएसएफसी 191 का सपोर्ट टूट गया है, आइडियली 160 रुपए का अगला सपोर्ट है, ये आते हुए दिख रहा है। मिडवे 50 मंथ मूविंग एवरेज 172 पे है, तो 172 और 160 ये दो टारगेट दिख रहे हैं। राजेश बंसीवाल साहब के पास अमर राजा एनर्जी के शेयर हैं करीब 1356 रुपए के दाम पर। अब वो पूछ रहे हैं कि इसमें करना क्या चाहिए, आप क्या राय रखते हो? सर मेरे को इसमें बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था 1398 पे, वहां से पहला टारगेट 896 का था जो टेस्ट हुआ मई में, वहां से दो बार रिवर्सल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश, लॉन्ग ट्रैप, फिर नीचे आएगा 896, और जब 896 तोड़ेगा तो 732 रुपए तक नीचे आ सकता है। तो एक राय आपको दी गई है। एक कंटेनर कॉप के ऊपर सवाल आया है, गौरव जी का, ये पूछ रहे हैं कि इनके एमडी ने बोला है कि अगले 2 से 3 क्वार्टर के नंबर्स बेटर होंगे, तो क्या इस स्टॉक के अंदर ये एसआईपी कर सकते हैं या एवरेज कर सकते हैं? आई डोंट नो अगर एमडी ऐसा कुछ डिस्क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि फिर तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग में आ जाएगा, बट उस चीज को इग्नोर करते हुए मैं सिर्फ चार्ट्स पे बात करूंगा। 486 आते हुए दिख रहा है, और 486 टूटने के बाद सीधा सीधा 344 रुपए का टारगेट खुलेगा। बाइंग क्लाइमेक्स 797 पे हुआ है, जिसका फाइनल टारगेट समवेयर अराउंड 344 है। हम्म, एक जैन साहब का सवाल आया है, रोहित जैन साहब का, इनके पास आईआरएफसी है 22 रुपए के दाम पे, और आरवीएन है 28 रुपए के दाम पे। इन दोनों में अपना कैपिटल निकाल चुके हैं, फ्री के शेयर इनके पास पड़े हैं, अब यहाँ क्या करें? सर आईआरएफसी मेरे को
धीरे धीरे करके 199 रुपए आते हुए दिख रहा है, और आरबीएनएल मेरे को धीरे धीरे करके 63 रुपीज आते हुए दिख रहा है। तो दोनों में ही आप को एक राय दी गई है, आप उसके हिसाब से कॉल ले सकते हैं। सर शक्ति पंप, इन्होंने कहा कि ये शक्ति पंप क्योंकि बहुत अच्छे यूज हो रहे हैं इसलिए इन्होंने ले लिया। अब 764 रुपए के दाम पर इनकी खरीदारी है, क्या करना चाहिए इसमें? अब तो नीचे आ गया है। शक्ति पंप में सर बॉक्स बना था 1034 और 820 का बॉक्स ब्रेकआउट इसने फेल किया था 17 जून को। तो पहला टारगेट 820 का खुला था, दूसरा 653 का खुला था। दोनों टेस्ट हो चुके हैं और 653 के नीचे क्लोजिंग आई है। तो वीकली पे गैप छूटा हुआ है 456 के अराउंड, वो फिल करने के लिए आ रहा है। हम्म। एक एक्सिस बैंक पर सवाल आया है, 1000 शेयर है और इन्होंने 1000 रुपए के दाम पे, सॉरी, शेयर है, और एप्पल इंडिया के शेयर है 1250 रुपए के दाम पे। क्या करना चाहिए इन दोनों में? एप्पल एप्पल में एक्सिस बैंक तो 1500 रुपए जा रहा है, इसमें कुछ भी छेड़छाड़ करेंगे तो आप लॉस कर लेंगे। शांति से एक्सिस बैंक पड़े रहने दीजिए, 1500 रुपए चला जाएगा। एप्पल में 1872 का ब्रेकडाउन आया है, फेल्ड ब्रेकआउट भी है और लॉन्ग लिक्विडेशन का ब्रेकडाउन भी है और लोअर हाई का भी ब्रेकडाउन है। 1485 इमीडिएट टारगेट है और मेरे को लग नहीं रहा 1485 रुकेगा, ये शायद 1318 तक भी आ सकता है। हम्म। तो आपको एप्पल इंडिया और साथ साथ एक्सिस बैंक दोनों पर राय दी है। एक निहाल उपाध्याय साहब के पास केएनआर कंस्ट्रक्शन के शेयर हैं। अब वो पूछ रहे हैं कि इसका एक रिव्यू करिए, ये बहुत टाइम से चला भी नहीं है और एक दायरे के अंदर कामकाज भी कर रहा है, अभी क्या करना चाहिए? सर इसको आप कर दीजिए, अब इसको 1 ईयर का चार्ट कर दीजिए, आपको दिख जाएगा कि बाइंग क्लाइमैक्स हुआ था एट 277 और फील्ड ब्रेकआउट हुआ था 344 पे। अभी नेक लाइफ में हमने डिस्कस ही किया था फील्ड ब्रेकआउट कैसे नीचे आते हैं और स्टॉप लॉस क्यों जरूरी है। इसका 168 वाला भी टारगेट नहीं सपोर्ट नहीं बचा है। अब इसमें 119 तक की डाउनसाइड आ सकती है और जिस हिसाब से गिर रहा है 83 रुपीज का टारगेट निकल के आता है। तो स्टॉक एक्सट्रीमली वीक है, किसी भी तरह की पुल बैक इनटू 10 वीक मूविंग एवरेज आपको एग्जिट करना चाहिए। हम्म। एक सवाल आया है सर जैन साहब आपसे कि पीसी ज्वेलर के 11 रुपए के दाम पर शेयर के ऊपर बाय करने को कहा था। अब उनका एवरेज 14 रुपए 40 पैसे है, तो यहाँ क्या करना चाहिए? एक दूसरा, वर्लपूल, यहाँ पर क्या इस रेट में एंटर करना चाहिए? तो पहले वर्लपूल बता देता हूँ, फिर डिटेल में पीसी ज्वेलर डिस्कस करेंगे। वर्लपूल में 1468 का ब्रेकआउट फेल हुआ है, 1217 का सपोर्ट नहीं होल्ड हुआ है। ये अपना लो 897 आराम से टेस्ट कर लेगा और मेरे ख्याल से उसके नीचे अगर निकला, जिसकी उम्मीद काफी हाई है, तो 562 आ जाएगा। अब आ जाइए पीसी ज्वेलर। ये जो आप लोग अपनी टोपी मेरे सिर पहनाते हैं ना, जैसे जेएसडब्ल्यू इंफ्रा से लेके अब पीसी ज्वेलर्स, मैंने कतई पीसी ज्वेलर बाई नहीं करा है। परसों के शो में इस पर लंबा डिस्कशन हुआ था, वापस से शो की रिकॉर्डिंग उठा के देख लीजिए। मैंने कतई पीसी ज्वेलर्स बाई करने के लिए नहीं कहा है। तो आप ये टोपी मेरे सर मत पहनाइए कि मैंने कहा है। जो 340 345 की जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की टोपी मेरे ऊपर पहना रहे हैं, उनके लिए भी ये सीख है और आपके लिए भी ये सीख है। पूरी चीज ध्यान से सुनना सीखिए। ये डिस्कस हुआ था कि 1050 का सपोर्ट रीटेस्ट हुआ है, पहला डेली चार्ट पे प्राइमा फेसी बुलिश एविडेंस मिला है। वीकली चार्ट पे अगर प्रॉपर बुलिश कैंडल क्लोज होती है तो उसके बाद कम से कम 2 हफ्ते और आइडियली 5-6 हफ्ते की टाइट रेंज बनती है, तब ब्रेकआउट प्ले करेंगे। अति उत्साह में नहीं कूदना है, ये 10 बार बताया गया था। तो आप अति उत्साह में क्यों कूदे? आप कूद ही गए हैं। तो मोस्ट लाइकली अगर आपको स्टॉप लॉस कटता है 974 का, ये स्टॉप लॉस लगा लीजिए। बाकी ट्रेड बना नहीं है तो स्टॉप लॉस बनता नहीं है। इमीडिएट सपोर्ट 974 का है, उसके नीचे और वीकनेस आ सकती है। अगर बुलिश एविडेंस बना तो बाई करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो ये अपनी टोपी मेरे सर मत पहनाइए कि मैंने बाई बोला था, मैंने बाई नहीं बोला था। नहीं नहीं जैन साहब, इस चीज के लिए आप इतना चिंता मत करो। ये बाजार है, इसमें सीधा नियम है कि तेजी का जो फायदा है वो इन्वेस्टर का होता है और नुकसान किसी और का होता है।
सो ये सालों से चल रहा है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और हर बार आप सही पढ़ो ये ज़रूरी नहीं, और हर बार आप गलत पढ़ो ये भी ज़रूरी नहीं। सो ये दोनों चीज़ें ठीक है, समझना चाहिए, और ये बाज़ार का फ़ॉल है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। बाज़ार नीचे आ रहा है, स्मॉल कैप, मिड कैप पिट रहा है, तो बुरी तरह से टूट ही रहे हैं ना सारे शेयर। उसमें क्या एशियन पेंट नहीं टूट रहा है, क्या टीसीएस नहीं टूट रहा है, क्या एसबीआई नहीं टूट रहा, क्या ये कंपनियाँ खराब हो गई हैं? नहीं, इट इज़ जस्ट प्राइस जो नीचे आ रहा है। ठीक है, आने दो, तो कुछ समय बाद ये बेटर हो जाएँगे, चलने लग जाएँगे। तो आप तो वही बोल रहे हो ना जो चार्ट पे दिखाई पड़ रहा है। सो इसमें ना आपका कोई दोष है, ये बाज़ार है, इसमें तो चलता ही रहता है सब चीज़ें, तो इतना सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। एक सवाल आया है एशियन पेंट के ऊपर, ₹2493 के दाम पर खरीदारी की है। अब वो मुनाफ़ा वसूल करें या Q3 का वेट करें? तो मेरे ख्याल से एशियन पेंट में अगर आप इतना रुक गए हैं तो आप ट्रेडर नहीं हैं, आप इन्वेस्टर हैं, क्योंकि ट्रेडर होते तो 2732 आखिरी टारगेट था, उसके बाद आपको निकल जाना चाहिए। अब आप इन्वेस्टर हैं आई बिलीव, और वीकली चार्ट पे बहुत बेहतरीन स्ट्रक्चर है। मेरे ख्याल से ये स्टॉक 3287 तक तो जाना चाहिए, तो आई वुड सजेस्ट कि आप होल्ड कीजिए। ठीक ठाक प्राइस, थोड़ा सा महंगा लिए हैं, हालांकि आपकी बाइंग 2300 के आसपास होनी चाहिए थी, बट कोई दिक्कत नहीं है। 3287 तक के लिए वेट कीजिए। ओके। अम, एक नेहा जी का सवाल और आया कि क्वालिटी पावर क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? क्वालिटी पावर, क्यू पावर, क्वालिटी पावर से 720 719 का मेजर सपोर्ट था, 720 का यहाँ पे आ गया है, एक बाउंस बैक दे सकता है 793 तक। बट जिस भी दिन 719 720 के नीचे डिसाइसिव क्लोजिंग आती है, ये 400, ये बढ़ रहा है 430 की तरफ, बाउंस बैक दे के नीचे आए या यहीं से नीचे आ जाए, दोनों की पॉसिबिलिटी है। बट 430.75 ये आईपीओ का हाई था इसका, जहां से आईपीओ बेस ब्रेकआउट भी बना था, ये रिटेस्ट होने आ रहा है। ओके। साईं प्रवीण साहब पूछ रहे हैं कि इंडसइंड बैंक क्या इस दाम पर ऐड करना चाहिए ना? इंडसइंड बैंक, सर कल हमने बाई दिया है, कितने में दिया था देखना, कल सुबह इंडसइंड बाई दिया था हमने। प्रीएम्प्टिव कैंडल बनी थी कल, तो हमने बाई दिया है 892 तक, हमको लग रहा है 857 में बाई दिया है प्रीएम्प्टिव। 892 का ब्रेकआउट पॉइंट है, वहां तक जाते हुए दिख रहा है, और बड़ा ट्रेड 892.8 के ब्रेकआउट पे बनेगा, जिसका टारगेट निकलेगा 1086.55। तो प्रीएम्प्टिव कल दिखा, अच्छा दिखा, तो 857 में बाई दे दिया है। बट बड़ा ट्रेड 892 रुपए 80 पैसे के ऊपर ब्रेकआउट पे बनेगा। तो आपको एक राय इंडसइंड बैंक के लिए दी गई है। निफ्टी से बाहर जाते थोड़े दिन सुधर भी गए इसके इनफैक्ट। अंकित शर्मा साहब पूछ रहे हैं, पहले तो आपके प्रशंसक भी हैं, कि महाराष्ट्र सीमलेस में प्रमोटर लगातार बाय कर रहे हैं। ये बात सही भी है, हर क्वार्टर बाय कर रहे हैं, लेकिन शेयर नहीं चल रहा है। यहाँ क्या करना चाहिए? सर देखिए, एक चीज तो बहुत बेहतरीन है, क्योंकि प्रमोटर किसी भी वजह से बेच सकता है, बेचने की हजार वजह होंगी, हो सकती हैं, बट खरीदने की ये सिर्फ एक ही वजह होती है कि कंपनी आगे चल के अच्छा करेगी और वैल्यू बढ़ेगी, तो वो एक अपने आप में पॉजिटिव सिग्नल है। बट स्टॉक में बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था एट 872, और उसके टारगेट अभी प्रॉपरली अचीव नहीं हुए हैं 523 के, तो थोड़ा सा वो प्रेशर है, ओवरहेड सप्लाई है, और बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है भी 2023 दिसंबर में ही हुआ है। तो प्रमोटर बाइंग इज अ गुड थिंग, बट टेक्निकली अभी बहुत वीक है काउंटर। हम्म। आशु जी पूछ रहे, इंटेलिजेंट ह्यूमर के धनी। अरे सर, ह्यूमर कहाँ ही बचा है अब तो, मतलब क्या ही बोलूं मैं। एनीवेज, अशोक लेलैंड के शेयर हैं इनके पास ₹85 पर, और ₹162 के दाम पर इन्होंने लेमन ट्री के शेयर ले रखे हैं। अब इन दोनों में क्या करना चाहिए ना? लेमन ट्री में अभी तो कोई हाँ, लेमन ट्री में लास्ट वीक में प्राइमा फेसी बुलिश एविडेंस बना है। यहाँ से अगर 3-4 हफ्ते टाइट रेंज बनती है तो उसके ब्रेकआउट पे आपको बाई करना चाहिए, जो नहीं किए हैं। और अगर आप कर ही लिए हैं तो अब आप 150 का स्टॉप लॉस ले लीजिए क्लोजिंग बेसिस। ऐसा लग रहा है कि ये ब्रेकआउट रिटेस्ट प्रोटेक्ट हो चुका है, बट मैं 3-4 हफ्ते टाइट रेंज बनने के बाद ही बाई करूंगा, ताकि स्टॉप लॉस थोड़ा सा छोटा हो जाए। इतने बड़े स्टॉप लॉस से दिक्कत कुछ नहीं है, आपकी वही 4% की रिस्क आएगी। दिक्कत कहाँ आती है, रिस्क रिवॉर्ड में। अगर मैं 20 रुपए का स्टॉप लॉस लेता हूं तो 60 रुपए पे 3R होगा, लेकिन अगर टाइट रेंज बन के ये स्टॉप लॉस 5-6 रुपए के अंदर सिमट गई तो 40-50 रुपए में मैं 10R रिटर्न निकाल लूंगा, नहीं अगले 10 स्टॉप लॉस मेरे फंड हो जाएंगे। तो मैं स्टॉप लॉस छोटे होने का हमेशा वेट करता हूँ।
3-4 हफ्ते अगर टाइट रेंज बनती है तो ब्रेकआउट पे बिल्कुल बाई बनेगा। दूसरा इनका काउंटर था सर लेमन ट्री के पहले लेमन ट्री के पहले अशोक लीलैंड करना है इनका। हाँ सर, अशोक लेमन ट्री और अशोक अशोक ली लीलैंड। अशोक लीलैंड खेल खत्म है सर। अगर आपको रखना है तो स्टॉप लॉस लगा लीजिए 150 रुपए क्लोजिंग बेसिस पे। आइडियली अब अशोक लीलैंड से निकल जाना चाहिए। बॉक्स लो 95 पे फेलियर हुआ था जहां से हमने बाय रिकमेंड किया था। सारे टारगेट्स कंप्लीट हो चुके हैं, एक्सटेंडेड हो चुका है। यहां से आइडियली निकल जाना चाहिए, नहीं निकलना है तो 150 का स्टॉप लॉस ले लीजिए। जैन साहब कुछ सुन पाए आज आप? सर आज सुबह इंडस टावर बाई दिया है मतलब इंडस टावर बाई दिया है क्लाइंट्स को। इसमें वीकली पे फ्लैग भी है और कप हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट भी है। मतलब हैंडल में फ्लैग बना हुआ है तो दो पैटर्न है। 411 का ब्रेकआउट भी आ चुका है। मैंडेटरी स्टॉप लॉस 399 के नीचे लगा लीजिए जो आज का लो है। ऊपर में 460 470 तक का टारगेट मिल सकता है। क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करनी है ये सबको पता ही है, कई बार मैं बता चुका हूँ। नो मोर देन 0.25% ऑफ योर कैपिटल शुड बी रेस्ट ऑन दिस ट्रेड, क्योंकि अभी माहौल बहुत अच्छा नहीं है। ओके, तो आप इंडस टावर के अंदर लॉन्ग साइड पे जा सकते हैं। 460 तक के शायद जोन यहाँ खुलते हुए दिखाई पड़ेंगे। बस 399 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन रखिएगा। जैन साहब आप कार्यक्रम में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई डिस्क्लेमर जाने से पहले? अच्छा, अदानी ग्रीन, टाटा टेक और रिलायंस ये मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में, और इनमें मैं ऑप्शन राइटिंग करता ही रहता हूँ रेगुलरली। चल, बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए और सभी शेयरों पर हमसे बातचीत करने के लिए।